नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी पुत्र मोह। रोज अपने ही बेटे के हाथों अपमानित होने वाले माता पिता और कर भी क्या सकते थे। बेटे धीरज ने उन्हें फिर से धक्का दे दिया था। उस वक्त घर में कोई न था। पिता के कराह का उस पर कोई असर न था। असर होता भी तो कैसे, होश में होता तो समझता। वह तो बरसों से नशे की काली दुनिया में खो चुका था। नौकर बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर उसने ही एम्बुलेंस मंगवाया। डॉक्टर के बहुत पूछने पर भी वह अपनी जुबान से असलियत कह भी ना सके। डॉक्टर ने 5 हफ्ते का रेस्ट बताया था। वहीं नर्सिंग होम में रहना था। बड़ी उम्र में हड्डियां आसानी से कहाँ जुड़ती हैं। अपने ही पुत्र के कृत्य पर उनकी आंखें नम थी और दिल भरा भरा सा था। दोपहर हुई तो स्कूल से बच्चों को लेकर लौटती बहू सास को पार्लर से लेती हुई घर आई। तब उसे इस दुर्घटना का पता लगा। इस बीच गोकुलदास जी ने त्वरित गति से काम किया। वकील को नर्सिंग होम बुला लिया और अपनी समस्त संपत्ति बहू के नाम कर दी। यह सिर्फ एक वसीयत नहीं बल्कि एक ससुर का पश्चाताप था। एक पढ़ी लिखी लड़की को अपने नालायक बेटे से विवाह कराने के उपरांत उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती रही थी, जिसके कारण वह इस नतीजे पर पहुंचे थे। इस बात का पता लगते ही धर्मपत्नी देवकी जी आग बबूला हो उठी। मेरे जीते जी इस सारी संपत्ति का मालिकाना हक बहू को देने का मतलब? हम बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। धीरज हमसे सारी संपत्ति जब्त कर बर्बाद कर देगा। बहू के नाम पर कर दिया, कम से कम पोते पोतियों की पढ़ाई लिखाई सही तरह से चलेगी। वैसे भी अकेलेपन में वह अक्सर यही सोचा करते थे। पोते पोतियों और बहू के भविष्य की हमेशा चिंता रहती थी। बस इसीलिए उन्होंने योजना को अंजाम दिया। आए दिन अपने ही बेटे के हाथों अपमानित होने वाले माता पिता और कर भी क्या सकते हैं। पश्चाताप स्वरूप ही उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति का अधिकारी पुत्रवधू को बनाया। जानते थे कि पुत्र मोह में उनके हाथों बड़ा अपराध हुआ। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, यही गुनते रहे और वक्त हाथ से फिसलता गया। मगर ये सब इतना जरूरी था? मुझ पर भरोसा करते तो मैं अपने हाथों करवा देती। तुम क्या करवाती जो आज तक उसे सुधार तक न सकी? हमेशा ही तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा ही है। जब पहली बार सिगरेट पिया तब थप्पड़ ना जड़ सकी। जब स्कूल फेयरवेल में दोस्तों के साथ बियर पार्टी कर रहा था तब तुमने मुझसे लड़ झगड़ कर उसके हाथों में पैसे दिए। उन्हीं अमीरजादों के साथ जब ड्रग्स लेने लगा तब भी तुम्हारी ममता अंधी रही। आंखों पर गांधारी के समान पट्टी बांधकर उसे बर्बाद होती देखती रही। मन खिन्न सा था तो सारी भड़ास निकाल रहे थे। अब कुछ भी मन में नहीं रखना चाहते थे। बेटे के गलत परवरिश के लिए पत्नी को दोषी मानते थे। आपने कौन सा ध्यान दे दिया? आप भी तो पैसे बनाने की धुन में घर से बाहर रहे। मैं अकेली जवान बेटे को कितना संभालती। काम कर रहा था, धन संग्रह कर रहा था, पर अब जान गया हूँ कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। दोनों ही हालातों में ये धन बेकार है। इसलिए अब इसे नेक कर्म में लगाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, तभी अपने बेरोजगार नशेड़ी बेटे के लिए एक अच्छी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बिगड़ेल लाडले को जब मैं रिहैब सेंटर में छोड़ने गया तो पीछे से तुमने किसी शरीफ परिवार की लड़की देख उसका ब्याह तय कर दिया और अपने पक्ष में ये दलील देती रही कि शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। वह भी तो उसे सुधार न सकी। सभी मेरे ही बच्चे के दुश्मन बने हुए हैं। जो दिल में आए कीजिए, वह सुबकने लगी। धीरज की गलतियों पर पर्दा मत डालो। अच्छा है कि बहू सरकारी अफसर है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उससे ये कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा। अब सही समय आ गया है कि फिर से उसे रिहैब सेंटर में भेज दिया जाए। मकानों से जो किराया आ रहा है, बहू उससे बच्चों की पढ़ाई विवाह भी अच्छी तरह से संभाल लेगी। क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हैं? मेरे लिए कुछ नहीं रखेंगे? थोड़ी शर्म करो देवकी। एक लड़की क्या क्या ख्वाब लेकर ससुराल आती है और हमने आरती को क्या दिया? एक ड्रग्स के नशे में डूबा इंसान। मेरी पेंशन तुम्हारे खाने पहनने व पार्लर के लिए काफ़ी होगा। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बहू को संपत्ति का एकाधिकार दे दो। क्रोध से देवकी जी तिलमिला उठी और तड़ाक, ये क्या? उन्होंने बहू पर हाथ उठा दिया। सभी सन्न रह गए। एक बार की बहू को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये हाथ उस पर उठे थे। बिन अपराध अपमान सहा था। पलट कर कुछ बोल सकती थी मगर यह उसके संस्कार नहीं थे। चुपचाप कमरे से निकल सरकारी आवास पर जाने के लिए सामान पैक करने लगी। जब तक सब उसे रोकने का प्रयास करते उसने घर छोड़ दिया था। देवकी जी ने सपने में भी न सोचा था कि गलत सही ढंग से जमा राशि इस तरह उनके हाथ से निकल जाएगी। हार कर आरती से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर घर वापस ले आई।
उनका नालायक बेटा भी कुछ राह पर आ गया। अब पैसों के लिए पिता को परेशान करना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जान चुका था कि जो भी है वह उसकी पत्नी का है। वही चाहे तो देगी या नहीं देगी, और पत्नी से उलझने का साहस न था। ऐसे भी इस तरह के बच्चे माँ बाप के प्रेम का ही तो फायदा उठाते हैं। गृह कलह को विराम मिला तो सास ससुर भी कुछ सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अब घर में सब कुछ तो नहीं बदला था, पर एक ससुर की आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली थी। उनके हाथों हुए अपराध की कोई माफ़ी नहीं थी, पर वह तड़प जो बहू के निर्दोष चेहरे को देखकर उठती थी और उन्हें ग्लानि में डुबोती थी, वह शांत हो गई थी। धीरज को रिहेब सेंटर भेज दिया गया और आरती ने भी जीवन को अपने नियति मानकर और अपने बच्चों के भविष्य की खातिर स्वीकार कर लिया। साथ ही वह अपने बुजुर्ग सास ससुर की जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं रही और उनकी बेटी बन आजीवन उनकी सेवा करती रही। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।